पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो है इकोनॉमिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन क्या है कि फैक्ट्स और ओपिनियन की बेसिस पे। मतलब जो है हम इकोनॉमिक्स में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई डाटा रिलीज किया जाता है तो उसके दो आयाम होते हैं। एक जो है हम ओपिनियन की बेसिस पे करते हैं और एक जो है हमारे पास डाटा है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसके आधार पे करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है कि व्हाट इज़ मतलब इन द सेंस हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ मतलब क्या है, हमारे पास डेटा है जिसके चलते जो है हम कोई भी चीज़ों को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द हाउ द प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व इन ए रियल वर्ल्ड एंड मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन बेस्ड अपॉन द एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल डेटा के आधार पे जो है रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना वो हमारा जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये क्या है, ओपिनियन बेस्ड होता है, सजेशन बेस्ड होता है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट शुड बी। जैसे क्या है कि सिंपल सा चीज़ है कि रेपो रेट आरबीआई के द्वारा डिक्रीज़ किया जाता है या इंक्रीज़ किया जाता है। तो इसके आधार पे जो है एक डिसीजन लिया जाता है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो हमको रेपो रेट पे क्या करना है। तो एक फैक्ट बेस्ड बेसिस पे जो है हम इसको डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव बेसिस पे। एक ओपिनियन बेसिस पे ये हुआ कि हमने क्या है कि जीएसटी दर घटाया, इस बेसिस पे कि जीएसटी रेट घटने से क्या होगा कि जो कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस जो है रिड्यूस हो जाएगा और उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, ये जो है ये पॉजिटिव हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा ओपिनियन क्या था कि कंजम्पशन बढ़ेगा, वो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुआ। क्यों कंजम्पशन क्यों नहीं बढ़ सकता है कि हमने जीएसटी घटा करके प्राइस को रिड्यूस तो किया, लेकिन अगर किसी कारण से जो है इनपुट कॉस्ट ही बढ़ गया और किसी कारण से जो बिजनेस वगैरह फर्म वगैरह जो है उसका कॉस्ट रिड्यूस नहीं किए तो जो है फाइनल प्राइस जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। फाइनल प्राइस जब रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो एजम्पशन है, ओपिनियन है कि जीएसटी के रिड्यूस होने से कंजम्पशन बढ़ेगा, वो नहीं बढ़े, वो कंजम्पशन बढ़ेगा, वो ना बढ़ करके जो है वो एज इट इज रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये जो है जो ओपिनियन बेसिस पे होता है, एक सजेशन बेसिस पे जो होता है इकोनॉमिक डिसीजन वगैरह जो एजम्पशन हम करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अबाउट द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये जो होता है इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, और इसको जो है एक्चुअल डेटा के थ्रू जो है वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। किसको, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को जो है वो एक्चुअली डेटा के बेसिस पे जो है हम उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है व्हाट इज़ जो है वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया और व्हाट शुड बी वो हो गया हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए फोकस क्या होता है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फोकस होता है फैक्ट्स और कॉस्ट इफेक्टिव पे, फैक्ट बेसिस पे और कॉस्ट इफेक्टिव बेसिस पे होता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वैल्यू ओपिनियन जजमेंट के आधार पे होता है। की क्वेश्चन जो है रिजॉल्व किया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि व्हाट इज़ हैपनिंग, और जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करता है व्हाट शुड बी हैपन, इस टाइप से जो है। और टेस्टेबिलिटी क्या है, ये तो टेस्ट किया जा सकता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है उसको डेटा के बैकअप नहीं होता है इसलिए उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। पर्पज़ दोनों का क्या होता है, तो पर्पज़ जो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक की रियलिटी को, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक होता है वो रियलिटी को दर्शाता है कि इकोनॉमी में क्या रियलिटी है। और ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है इस ओपिनियन बेसिस पे जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हमारा डिसीजन लिया जाता है। तो एग्जांपल के लिए यहीं पे जैसे जीएसटी को रिड्यूस करने से कंजम्पशन बढ़ेगा, ये जो है एक्चुअल में एक एजम्पशन है, ओपिनियन है। तो इसको जो है हमको अगर पॉलिसी निर्धारण करना है तो वहाँ पर हमको ये ज़रूरत पड़ता है कि कैसे जो है हम किस पॉलिसी के तहत जो है अपने डिमांड को हम बढ़ाएं, कंजम्पशन को जो है बढ़ाएं। इंडियन इकोनॉमिक्स में जब हम बात करेंगे तो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स। ये जो है स्टॉक वेरिएबल्स वो होता है कि जिसका एक्सप्रेशन जो है पॉइंट इन ए टाइम में होता है, इन द सेंस इसमें जो है समय का बोध नहीं होता है। बस ये है कि जैसे हमारा बैंक बैलेंस 31 मार्च को कितना था, बस ये मेंशन कर दिया गया है। जबकि फ्लो वेरिएबल्स क्या होता है कि इसमें फ्लो, ये डायनामिक, पहला वाला जो है हमारा जो है स्टैटिक होता है स्टॉक वेरिएबल्स, फ्लो वेरिएबल्स जो है वो डायनामिक होता है। तो इसमें जो है ये बताता है हमको कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। इन द सेंस जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करा जाए तो ये क्या होता है वो चेंज होते रहता है, तो वो हमारा फ्लो वेरिएबल्स हो गया। इसमें क्या है टाइम डायमेंशन के साथ साथ जो है टाइम रेफरेंस भी रहता है। इवन though both the variables are recorded at a definite location in time, flow variables are measured in temporary डिटरमाइंड यूनिट्स। जो फ्लो वेरिएबल्स होता है, जो मतलब फ्लक्चुएशन होता है, डायनामिक होता है, तो टेम्पररीली जो डिटरमाइंड यूनिट्स होता है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो फ्लोज आर ऑलवेज गिवन एज ए यूनिट ऑफ टाइम। जो फ्लो होता है स्टॉक वेरिएबल्स के अलावा जो फ्लो वेरिएबल्स होता है वो हमेशा जो है यूनिट ऑफ टाइम के मतलब जो है पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इज ए फ्लो वेरिएबल्स सिंस इट स्टेटेड एज ए यूनिट ऑफ टाइम सच एज 10% पर ईयर। तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया, फिर टाइम का भी रेफरेंस दिया गया। तो यहाँ पर जो है ये जो है वेरिएबल्स, फ्लो वेरिएबल्स जो है वो
डायनामिक चीज़ें निकल करके आ गई हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए तो दो टाइप्स के इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। माइक्रो का मतलब जो है इकोनॉमिक्स एज ए जो है सब्जेक्ट जो है हम स्मॉल स्केल पे, एक स्मॉल सैम्पल साइज होगा हमारा, उसको हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल व्यक्ति हुआ, हाउस होल्ड हो गए, तो इनके इकोनॉमिक बिहेवियर को, इनके जो है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा, उसके अंदर जो चॉइसेस होगी, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कि डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड बाई ए इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मतलब कोई एक पर्टिकुलरली जो पदार्थ है, कमोडिटी है, गुड्स है, उसका डिमांड जो है एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा कैसा क्रिएट किया जा रहा है, उसकी स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। ये जो है आल्सो स्टडीज थ्योरी ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन, डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको स्टडी करने के बाद ही जो है हमको जो प्रोडक्शन, डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन का जो मतलब प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो थ्योरी जो है इसके स्टडी के बाद ही इमर्ज होकर आती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात की जाए तो ये एज ए सेपरेट इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट जो है, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में जो है डिप्रेशन आया था, मंदी आ गई थी 1939 में, उसके बाद जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एज ए सेपरेट सब्जेक्ट जो है निकल करके आया। और इसके फाउंडिंग फादर किसको बोला जाता है, जॉन मैनार्ड कीन्स को, जब उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। तो उसके आधार पे जो है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो मतलब एक तरीके से सपोर्ट मिला। इसमें द न्यू थॉट्स एंड आइडिया इमर्ज टू टैकल द न्यू चैलेंजेस एंड एग्जामाइन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर। तो होता क्या है कि जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कोई एक पर्टिकुलरली कमोडिटी, एक सेक्टर को पढ़ते हैं, एक हाउस होल्ड्स को पढ़ते हैं, लेकिन जब एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, जब इंटरडिपेंडेंसी देखा जाता है डिफरेंट सेक्टरों को, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐड कर देते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी वी जनरली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ हाउ अ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है एक कंपनी का, एक कंट्रीज़ का जो है टोटल प्रोडक्शन जो है पूरा एनालिसिस करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं। उस देश का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, जैसे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्राइजेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वेजेस रेट है, प्रॉफिट है, एंड इससे संबंधित और भी जो चीज़ें जो है पूरे मतलब जो है बड़े पैमाने पर जो है इकोनॉमी को असर करती हैं, तो उसको हम अगर स्टडी करते हैं तो वो हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक का एक सिंपल वे में बोला जाए तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से आ जाता है। इसमें जो है फोकसिंग ऑन ए सिंगल इमेजिनरी कमोडिटी एंड व्हाट हैपेंस टू इट। तो मतलब जो है ये फोकस किस पे करता है कि मतलब एक चीज़ें जो है दूसरी चीज़ों को किस तरीके से इम्पेक्टेड करती हैं, और उसके बाद जो है कितनी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इकोनॉमी इज सीन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेक्टर। तो इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, एक्सटर्नल सेक्टर है। तो इन सभी चारों जो सेक्टर हैं, जो इकोनॉमी के जो 4 सेक्टर हैं, 4 पिलर भी बोला जा सकता है, तो इनका इंटर रिलेशन जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट एग्जामाइन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब इकोनॉमिक यूनिट इंडिविजुअल कौन है, जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, हाउस होल्ड भी हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल कोई मार्केट है। तो इंडिविजुअल किसी यूनिट का जो है अगर हम उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट हो जाता है। जब होल इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं तो वो हमारा होता जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर सेकेंड जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा। जैसे कोई भी पॉलिसी मेकिंग है, जैसे रेपो रेट को घटाना, जीएसटी घटाना, चाहे फिजिकल पॉलिसी को जो है कंज्यूमर फ्रेंडली करना, तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या बिहेवियर होगा, इंडिविजुअल लेबर मार्केट पे उसका क्या असर होगा। तो ये जो थ्योरी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि वो एग्रीगेट की बात करता है, वो होल की बात करता है। तो ये इट स्टडी ऑफ द एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, नेशनल आउटपुट और इन्फ्लेशन। इन द सेंस जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट अगर बढ़ाया जा रहा है किसी कारण से, तो उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, वो हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर इट एज्यूम दैट द मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं तो उसको ये माना एज्यूम किया जाता है कि वो जो है कांस्टेंट रहेंगे, तो क्या होगा, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या चेंजेस होगा। मैक्रो में क्या होगा, ये जो है माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। मैक्रो में क्या हम एज्यूम करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है वो अगर कांस्टेंट रहते हैं तो पूरी इकोनॉमी को अगर पढ़ना होगा तो उसका क्या असर आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, डिमांड और सप्लाई जो है वो पर्टिकुलरली एक सिंगल कमोडिटी का भी हम स्टडी करते हैं। फोकस क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई जो है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, एक पर्टिकुलर सेक्टर का किस तरीके से होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, मेन टूल क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को हमको स्टडी करना है, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को स्टडी करना है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोला जाता है।
जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है किसी एक व्यक्ति विशेष तक की पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होता है, वो पूरी इकोनॉमी का होता है। तो इसलिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, वहीं जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट है अपना सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखा जाए तो पहला आता है कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा सेक्टर जो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में और नेचुरल रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लोर करने में जो है यूज किया जाता है। अब रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज़ें जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसमें कोल माइनिंग क्या आ जाएगा, कोल माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये सब चीज़ें भी जो है प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो है प्राइमरी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल है। सेकेंडरी सेक्टर है ऐसी एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़ी हुई हो, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटीज शामिल है, जैसे कि सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, पावर प्लांट, ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ पर जो है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो ये जो एक सेक्टर होगा उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और इसमें कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। थर्ड जो सेक्टर है टर्सरी सेक्टर बोला जाता है, इसको जो है सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसा एजेंसी जो है इकोनॉमिक सेक्टर का, जिसमें जो है आईटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सभी चीज़ें शामिल हो, उसको टर्सरी सेक्टर बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर को जो है वाइट कॉलर जॉब भी बोला जाता है, जिसमें सर्विस इन्वॉल्व है। चौथा है क्वेटरनरी सर्विसेज। क्वेटरनरी सर्विस को भी जो है वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। इसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, कंसल्टेंसी, ये सब चीज़ें शामिल है। अब उदाहरण के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, ये किस में आ जाएगा, ये जो है क्वाटरनरी सर्विस में आ जाएगा। फिर पांचवा है क्यूनरी सर्विसेज। तो क्यूनरी सर्विस जो है ऐसी एक्टिविटी जो हाई जो लेवल होता है, टॉप मोस्ट पोस्ट जो होता है, डिसीजन मेकिंग जिसके द्वारा किया जाता है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग करने वाली जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं क्यूनरी सेक्टर। और चूंकि सबसे टॉप में बॉडी होती है तो इसको जो है गोल्डन कॉलर जॉब भी बोला जाता है, इसको गोल्डन कॉलर जॉब भी बोला जाता है। इसमें जो है गवर्नमेंट इंडस्ट्री के जो टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं, सीईओ हो गए, चाहे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए, लेजिस्लेटिव हो गए, तो जो सुप्रीम बॉडी होती है किसी सेक्टर की, उसको हम क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने देखा कि पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें जो है माइनिंग से संबंधित, एक्सप्लोरेशन, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, उसको रेड कॉलर जॉब भी बोला जाता है। ब्लू कॉलर जॉब सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई वगैरह है। तीसरा है टर्सरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, इसको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें शामिल है। क्यूटनरी सर्विस जो है वो टर्सरी सेक्टर का एडवांस फॉर्म होता है, उसको भी वाइट कलर जॉब बोलते हैं। उसमें नॉलेज बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती है उसको शामिल किया गया है, इंटेलेक्चुअल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती है उसको शामिल किया गया है। जैसे हमारा आईटी है, सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्यूटनरी सर्विस में आ जाता है। क्यूनरी सर्विस जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, तो उसकी जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको क्यूनरी सर्विस बोलते हैं, और गोल्डन जॉब कॉलर जॉब में ये आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड। डिमांड को अगर देखा जाए तो हम डिफाइन अगर करेंगे तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू एंड एबल टू बाई। मतलब एक कोई कंज्यूमर जो अपनी इच्छा और एबिलिटी के हिसाब से जो है कुछ चीज़ खरीद सकता है। अब जितना खरीदेगा तो उतना ही उसी हिसाब से वो डिमांड जनरेट करेगा। मतलब जो है वो सप्लाई छोड़ दीजिए, सप्लाई जो है फॉलोअप करेगा किसको, डिमांड को। तो अगर कोई व्यक्ति एबिलिटी है और उसकी इच्छा है कोई चीज़ परचेज़ करने की, तो वो उसके अंदर आ जाएगा डिमांड का कंसेप्ट। डिमांड क्या होता है कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो व्यक्ति की जो है कैपेबिलिटी के ऊपर कि वो कितना खरीद सकता है और इच्छा है। तो एक चीज़ ये होता है कि ये जो डिमांड का जो थ्योरी है उसके आधार पर अगर ये बोला जाए तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि देयर इज एग्जिस्ट ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द गुड्स। मतलब अगर सभी फैक्टर्स को जो है कांस्टेंट रख दिया जाए, अनचेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा कि जो डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। मतलब जैसे जैसे प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होगा, डिमांड जो है वो घटेगा। प्राइस अगर घटता है तो डिमांड क्या है, बढ़ेगा। तो ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए इस ग्राफ में अगर, तो प्राइस क्या दिखा रहा है, P1 अगर प्राइस है तो क्वांटिटी का डिमांड क्या है हमारा, ये Q1 है, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे जो P2 जो है, P2 के पास हमारा डिमांड क्या है, Q1 है, और P1 जब प्राइस जो घट जा रहा है तो हमारा डिमांड क्या हो जा रहा है, Q2 हो जा रहा है। इन द सेंस कि जैसे जैसे जो है प्राइस यहाँ पर जो है P2 की प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड हमारा Q1 है, लेकिन जब हम प्राइस घट जा रहा है, Q1 हो जा रहा है, तो हमारा क्या है, क्वांटिटी का डिमांड कहाँ पे हो जा रहा है, Q2 में शिफ्ट हो जा रहा है। इन द सेंस कि जैसे जैसे जो है प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस को एडजस्ट करने के लिए डिमांड हमारा जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे प्राइस घटेगा तो हमारे पास जो है हमारा जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे हम ज़्यादा परचेस कर सकते हैं, तो में भी जो है हम डिमांड को ज़्यादा भी अपने बढ़ा सकते हैं। तो हायर द प्राइजेस लोअर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा है। ये जो है कंसेप्ट लॉ ऑफ द डिमांड को बोलते हैं। लेकिन क्या जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी गुड्स हैं, कमोडिटी है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती हैं? तो इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे क्या है कि लगभग जो है सभी प्राइस ऑफ द ओनियन, जैसे एग्जांपल दिया जाए, प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीजेस इट्स डिमांड फॉल। सपोज दैट कि 25 रुपये किलो प्याज चल रहा है, ठीक है, आप 2 किलो प्याज लेंगे, 25 रुपये के जी चल रहा है, तो लेकिन अगर 250 केजी अगर रुपये चला जाएगा प्याज का प्राइस, तो व्यक्ति क्या करेगा, हो सकता है कि 250 ग्राम ही ले पाए, या यह भी हो सकता है कि उसको रिड्यूस कर दे, उसको जो है इस सोचे डिफर्ड कर जाए कि हम इसको न लें। तो यही इसी हिसाब से लॉ ऑफ जो है डिमांड जो है वर्क करता है। दो गुड्स ऐसे हैं, एक गिवन गुड्स होता है और एक वेमलेंट गुड्स होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं फॉलो करते हैं। इन द सेंस कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है, चाहे प्राइस बढ़ता जाता है, तो प्राइस बढ़ने से जो डिमांड घटना चाहिए वैसा नहीं है। प्राइस बढ़ने से किसी व्यक्तियों का हो सकता है कि मे भी जो है प्राइस भी बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगा। तो वैसे ही दो चीज़ों को जो है क्लासीफाई अलग अलग तरीके से किया गया है, गिवन गुड्स और वेवलेंट गुड्स। वो हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में समझेंगे। फिलहाल जो है लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है।